हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में साइंस की क्लास में हम लोग 5वें वीडियो में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर है इसमें से कुछ पोर्शंस कम किए गए हैं, जैसे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक रासायनिक गुण कम किए गए हैं। फिर हम लोगों को आयन के गुणधर्म, आयनिक बॉन्ड ये नहीं बताना है। हम लोग को मेनली इस चैप्टर में पढ़ना जो है वो पढ़ना है धातुओं का निष्कर्षण, संक्षारण, ये दोनों पे ज्यादा फोकस करना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक्वारेजिया होता क्या है। क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया क्या होता है? पहला क्वेश्चन है इनका। क्वेश्चन है एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? पहला क्वेश्चन है इनका, एक्वारेजिया क्या है। अब एक्वारेजिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एक्वारेजिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो इसे हम लोग रायल जल या भभकता द्रव कहते हैं। इसे हम लोग रायल जल या भभकता द्रव कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये रायल जल कहलाता है या भभकता द्रव कहलाता है। दूसरा, इसमें जो होता है वो फ्रेश ताजा HNO3 एक्वस और HCl, ये दो एसिड का ये मिश्रण होता है। ताजा, ये भी ताजा होगा, मतलब फ्रेश HNO3 नाइट्रिक अम्ल और फ्रेश HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये का मिश्रण है, मतलब ये मिश्रण है किसका? ये मिश्रण है HNO3 और HCl का। फ्रेश HNO3 और फ्रेश HCl का मिश्रण होता है। अब आप देखें कि ये जो मिश्रण होता है HCl और HNO3 में, इसमें HCl की परसेंटेज मात्रा 3 होती है, इसका HCl का अनुपात 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है। तो हम लोग ये बताएंगे इनको कि एक्वारेजिया जो है इसे भभकता द्रव या रायल द्रव कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बताएंगे कि दो एसिड मिलाए जाते हैं विशेष अनुपात में, और दो एसिड होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो 3 अनुपात में रहता है और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में रहता है। इसका उपयोग क्या है बेटा? ये प्रबल संक्षारक है। अगली बात हम लोग कहते हैं, अगली बात इसके बारे में समझ लेते हैं। ये प्रबल संक्षारक है, प्रबल संक्षारक है। इसकी संक्षारण क्षमता इतनी होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला देता है। इतनी संक्षारण क्षमता होती है कि गोल्ड और प्लेटिनम को गला देता है, प्लेटिनम को भी गला देता है। जबकि अकेले ये दोनों एसिड जो हैं, अगर इनके अकेले की बात करें तो ना तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है, और ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। तो इसकी परिभाषा में हम ये तीनों फैक्ट हम लोग बताएंगे। एक्वारेजिया के बारे में 3 फैक्ट आप याद रखें। पहला फैक्ट, इसे रायल जल या भभकता द्रव कहते हैं। दूसरा, इसमें फ्रेश HNO3 और HCl एसिड का मिश्रण होता है, और यह मिश्रण एक विशेष अनुपात में होता है, जिसमें HCl 3 अनुपात में रहती है और नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में रहती है। तीसरा जो इसका फैक्ट याद करना है वो ये याद करना कि ये प्रबल संक्षारक गुण होता है इसमें, और ये इतना प्रबल संक्षारक होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। जबकि
अकेले HNO3 या HCl की क्षमता नहीं होती है कि वो गोल्ड या प्लेटिनम को गला सके। अब इन्हीं तीनों तथ्यों को मिलाकर हम लोग एक्वारेजिया की परिभाषा लिख देंगे। एक्वारेजिया की परिभाषा इन्हीं तीनों तथ्यों के आधार पर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि एक्वारेजिया को, इसका जब हम लोग आंसर देंगे तो हम लोग बताएंगे इनको कि एक्वारेजिया को रायल द्रव या भभकता द्रव कहते हैं। इसमें ताजा HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिश्रण होता है। यह प्रबल संक्षारक है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया की परिभाषा आपने इनको बता दी। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि निम्न की परिभाषा लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि निम्न की परिभाषा बता दीजिए। अब ये परिभाषा में हमसे पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन है निम्न पदों की परिभाषा बताएं। क्वेश्चन है निम्न पदों की परिभाषा बताएं। निम्न पदों की परिभाषा हमसे पूछी जा रही है। निम्न पदों की पहला पद है इनका खनिज, दूसरा पद है इनका अयस्क और तीसरा पद है इनका गैंग। तो तीनों की परिभाषा पूछ रहे हैं कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं। तो एक एक करके तीनों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखें कि भूपर पट्टी से जो मिलता है हमें धातुएं, कुछ अवशिष्ट पदार्थों के साथ मिलती है हमको खनिज से, जो हम लोग को भूपर पट्टी से जो हमको प्राप्त होता है वह खनिज कहलाता है। और वह खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिससे उस धातु का निष्कर्षण करना फायदेमंद होता है, वही खनिज अयस्क कहलाता है। और जो अयस्क हम निकालते हैं उस अयस्क में धूल मिट्टी की अशुद्धियां होती हैं, और जो धूल मिट्टी की अशुद्धियां होती हैं यही अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। अब एक एक करके हम तीनों की परिभाषा लिख देते हैं। पहली परिभाषा हम लोग लिखेंगे खनिज की इनकी परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे तो पहली परिभाषा हम खनिज की इनकी लिखेंगे कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को
यौगिकों को खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये पहला आंसर आपने लिखा कि खनिज क्या होता है। तो आपने बताया कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या खनिज हमको प्राप्त होते हैं वही तत्व या खनिज, वही तत्व या यौगिक वही तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका इनका है कि ये अयस्क बताइए, तो दूसरे अयस्क को आप बता दीजिए। आप बताएंगे कि पृथ्वी की भूपर पट्टी से जो खनिज प्राप्त होता है तो उस खनिज में यदि किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिससे उस धातु का निष्कर्षण करना फायदेमंद होता है, तो वह धातु अयस्क कहलाती है। तो यह बात आप लिखेंगे। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से प्राप्त खनिजों में वे खनिज अयस्क कहलाते हैं, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनमें कोई विशेष धातु, जिनमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है, जिसका निष्कर्षण लाभप्रद होता है। तो आपने कहा कि वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिसमें कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है और धातु का निष्कर्षण अगर हम करें उस खनिज से तो वह लाभप्रद होता है, तो वही खनिज अयस्क कहलाता है। तीसरी बात इन्होंने कहा गैंग। तो गैंग के बारे में हमने बताया कि जो खनिज अयस्क हमको मिलते हैं, इन खनिज अयस्कों में धूल, मिट्टी, बालू की अशुद्धियां पाई जाती हैं और यही अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। तो तीसरा जो आपका परिभाषा है वो आप लिखेंगे, पृथ्वी की भूपर पट्टी से प्राप्त खनिज अयस्कों में धूल, मिट्टी, बालू आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, ये अशुद्धियां गैंग कहलाती है। तो तीसरे जो परिभाषा थी उस परिभाषा को आपने कह दिया, बता दिया इनको कि पृथ्वी की भूपर पट्टी से जो खनिज अयस्क हमको मिलता है, इस खनिज अयस्क में धूल, मिट्टी, बालू आदि की अशुद्धियां प्राप्त होती हैं और ये अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। अब तीन परिभाषाएं आपने बताई कि खनिज क्या होता है, खनिज अयस्क क्या होता है, और तीसरी बात आपने बताई कि ये गैंग क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन ये भी परिभाषाओं का है, इसमें भी 3-4 परिभाषाएं आपसे पूछ रहे हैं। इन परिभाषाओं को आप बता दीजिए इनको। इनका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इनका है कि निम्न की परिभाषा बताइए, निम्न को समझाइए।
निम्न को समझाइए। समझाइए। तो नीचे कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझाना है। ठीक है, निम्न को समझाइए, समझाना है। कुछ चीजें हैं इनकी। पहला है निस्तापन को आप बता दीजिए कि निस्तापन क्या होता है। निस्तापन क्या होता है। दूसरा इन्होंने कहा भर्जन को बता दीजिए कि भर्जन क्या होता है। तीसरा इन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। निष्कर्षण क्या होता है। चौथी चीज आप ये बता दीजिए कि अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। अयस्कों का समृद्धिकरण किसे कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण किसे कहते हैं। समृद्धिकरण किसे कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। चार परिभाषाएं इन्होंने हमसे पूछी है कि निस्तापन बता दीजिए कि निस्तापन को हमको समझा दीजिए कि निस्तापन क्या होता है। दूसरा इन्होंने कहा भर्जन को बता दीजिए, भर्जन को समझा दीजिए, भर्जन क्या होता है। तीसरा कहा धातुओं का निष्कर्षण बता दीजिए कि धातुओं के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं और अयस्कों के समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। तो बाद की दो परिभाषाएं हम बता सकते हैं आपको तुरंत। और निस्तापन और भर्जन की परिभाषा इसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ते हैं धातुओं की सख्ता श्रेणी। और धातुओं की सख्ता श्रेणी धातुओं के निष्कर्षण में किस तरह से इन्वॉल्व होती है उसकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो निस्तापन और भर्जन आपको आराम से समझ में आ जाएगा और धातुओं का निष्कर्षण भी बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। तो ये अंतिम दो परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, इनको बता देते हैं। बाकी दो परिभाषा के लिए हम धातुओं की सख्ता श्रेणी और निष्कर्षण पढ़ते हैं, फिर हम लोग इन परिभाषाओं को बताते हैं। तो बाद की दो परिभाषाओं में आप इनको धातुओं का निष्कर्षण बता दीजिए। धातुओं के निष्कर्षण में तीसरी परिभाषा है बेटा, नंबर 3 डाल के मैं लिख रहा हूं। धातुओं के निष्कर्षण में आप बताएंगे कि धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। आप इनको बताएंगे कि धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। तो शुद्ध धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के बीच कुछ चरणबद्ध प्रक्रियाएं होती हैं। वो पूरी प्रक्रियाएं भी धातुओं के निष्कर्षण में ही भी आती हैं। धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। इन प्रक्रियाओं को हम लोग आगे समझेंगे। इन्हीं प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया भर्जन की है और एक प्रक्रिया निस्तापन की है, जिसे हम सख्ता श्रेणी के साथ समझ लेंगे अभी। चौथी परिभाषा धातुओं का समृद्धिकरण। तो हमने आपको बताया था कि जो खनिज अयस्क आपसे मिलते हैं, इन खनिज अयस्क में गैंग मिलती है, मतलब अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को आप जब हटा देते हैं तो धातु अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है, जिसे धातुओं का समृद्धिकरण कहते हैं। तो धातुओं के समृद्धिकरण में आप कहेंगे कि धातु अयस्क से गैंग आदि अशुद्धियों को दूर करके धातु अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाती है।
जिसे धातुओं का समृद्धिकरण कहते हैं, जिसे धातु अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं, जिसे धातु अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं, करण कहते हैं। तो अंतिम दो परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ ली। एक परिभाषा इन्होंने कहा कि आप धातुओं का निष्कर्षण हमको समझा दीजिए, और दूसरी परिभाषा में इन्होंने कहा था कि धातुओं का समृद्धिकरण हमको समझा दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई निष्कर्षण धातुओं का जो होता है वह धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। और दूसरा हम लोगों ने बताया कि धातु अयस्क से जब आप गैंग आदि की अशुद्धियां निकाल देते हो तो जो धातु अयस्क आपको मिलता है उस धातु अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसे कहते हैं धातु अयस्कों का समृद्धिकरण। अब हम लोगों को भर्जन और निस्तापन इनको समझाना है। तो भर्जन और निस्तापन को समझाने से पहले हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करें। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धातुओं की सक्रियता श्रेणी और उसको यूज करना आपको आ गया तो केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर जितने भी हैं उन चैप्टरों को आप आराम से समझ सकते हैं। बहुत सी परिभाषाएं और बहुत से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जब हम लोग देखते हैं तो सक्रियता श्रेणी मैं बना रहा हूं। सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं की, तो सक्रियता श्रेणी एक तरह की सीरीज है जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे ऊपर सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम, फिर आपकी सोडियम, फिर आपकी कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका जो सक्रियता श्रेणी में धातु है वो है एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर आपका आयरन, फिर आपका लेड, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं यहां पर, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बेटा इसको। आपका मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद हम लोग यहां पर इनको लेड के बाद कॉपर, हाइड्रोजन छोड़ दे रहे हैं, धातु नहीं अधातु है। फिर हम लोग मरकरी के बाद हमारा सिल्वर, और सिल्वर के बाद हमारा गोल्ड। ये सक्रियता श्रेणी हम अयस्क के लिए यूज कर रहे हैं। अयस्क के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां से हम हाइड्रोजन को केवल हटाए हैं, बाकी सारी सक्रियता श्रेणी है। इसमें आप देखें कि यह सक्रियता श्रेणी जो है, इसमें इस सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हैं इनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक, दूसरी कैटेगरी हम जिंक से लेकर कॉपर तक डिवाइड करते हैं, और तीसरी कैटेगरी हम मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड की डिसाइड करते हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की कैटेगरी है। ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की कैटेगरी है। ये धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और ये मध्यम अभिक्रियाशील बीच की जो है ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अभिक्रियाशील हैं। और जो नीचे की हैं ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब ये कैटेगरी अगर आपको मालूम हो गई इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कि उच्च अभिक्रियाशील धातु को हम पोटेशियम से एल्युमिनियम तक की धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में हम लोगों ने जिंक, आयरन, लेड और कॉपर को लिया है, और निम्न अभिक्रियाशील धातु में हमने मरकरी, सिल्वर और गोल्ड को लिया है। ठीक है। अब देखें इसमें जो धातु का निष्कर्षण होता है, इसमें जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये इसमें धातु का निष्कर्षण जो होता है, ये धातुएं क्या होंगी कि आपको
इन धातुओं को गलित अवस्था में करना है और विद्युत धारा का प्रवाह कर देना है। बस इतना आप करेंगे तो यहां से शुद्ध धातु आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जब आप धातुओं का निष्कर्षण आप करेंगे यहां से यहां तक, तो गलित अवस्था में इन धातुओं की गलित अवस्था में, इन धातुओं की गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह कर दो। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसका तो आराम से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको उच्च क्रियाशील धातुएं मिल गई और आपसे कहा गया कि धातु का निष्कर्षण उच्च क्रियाशील धातु है, तो आप कहेंगे कि पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक जो उच्च क्रियाशील धातु हैं, इनके की गलित अवस्था में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह कर दें तो आराम से हमको धातु मिल जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें निम्न क्रियाशील धातु में, निम्न क्रियाशील धातु में जो आपकी सिल्वर आयन और गोल्ड है, ये स्वतंत्र अवस्था में मिलती है प्रकृति में। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती हैं। ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती हैं, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती हैं। अयस्क के रूप में नहीं, ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहती हैं, अपनी मूल अवस्था में उपस्थित रहती हैं। और जब ये प्राप्त होती हैं तो अपनी मूल अवस्था में ही प्राप्त होती हैं, इनके साथ अशुद्धियों का मिश्रण नहीं होता है। अब आप देखें जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, सॉरी मध्य क्रियाशील धातुएं हैं, ये अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। ये मध्य क्रियाशील धातुएं जो हैं ये अयस्क के रूप में मिलती हैं, अयस्क के रूप में। खनिज अयस्क, जो अयस्क है ये खनिज अयस्क के रूप में मिलती हैं, के रूप में प्राप्त होती हैं। अब खनिज अयस्क जो इनके होते हैं वो खनिज अयस्क दो होते हैं, या तो ये धातु कार्बोनेट के रूप में मिलेंगी। जो खनिज अयस्क हैं, अयस्क दो तरह से इनके अयस्क जो इनके मिलेंगे, खनिज अयस्क, ये अयस्क या तो इनको कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, धातु कार्बोनेट के रूप में, धातु कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, या ये खनिज अयस्क इनके धातु सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, धातु सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। ठीक है, अब देखें जो धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड है, इसकी तुलना में धातु के ऑक्साइड से खनिज प्राप्त करना लाभदायक होता है, आसान होता है। तो धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड से ज्यादा लाभदायक और ज्यादा आसान होता है कि खनिज को आप, खनिज जो ये धातु अयस्क है, धातु अयस्क जो हमारा धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड है, इससे धातु प्राप्त करना आसान नहीं होता है, लाभदायक भी नहीं होता है। इसकी तुलना में जो धातु कार्बोनेट अयस्क है या धातु सल्फाइड अयस्क है, उससे अधिक लाभदायक और उससे अधिक आसान ये होता है कि अगर इसको हम धातु ऑक्साइड में बदल दें और धातु ऑक्साइड से खनिज प्राप्त करें तो वो ज्यादा आसान और ज्यादा लाभदायक होता है। तो इस प्रक्रम में हम धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में पहले चेंज करते हैं, धातु ऑक्साइड में चेंज करते हैं और धातु ऑक्साइड का फिर अपचयन करते हैं, धातु ऑक्साइड का आप अपचयन करते हैं। अपचयन कॉपर की उपस्थिति में जनरली करते हैं, कॉपर की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड जब कॉपर की उपस्थिति में अपचयित हो जाती है तब हमें धातु प्राप्त होती है, और धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, लाभदायक होता है, जबकि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड से धातु प्राप्त करना आसान नहीं होता है, लाभदायक भी नहीं होता है। तो अब आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखें मेन चीज, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट में देखें बेटा, कार्बोनेट में ऑक्सीजन होती है, ऑक्साइड होती, ऑक्सीजन होती है, और धातु ऑक्साइड के लिए धातुओं के साथ ऑक्साइड चाहिए। तो यहां ऑक्सीजन है तो यहां
वायु की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वायु की सीमित मात्रा में धातु कार्बोनेट से धातु ऑक्साइड जब आप बनाते हैं तो इसके लिए बीच का जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि वायु की सीमित मात्रा, वायु O2 की सीमित मात्रा के साथ धातु कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं। जब यह काम करते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिल जाती है और यही प्रक्रिया कहलाती है, जो आप प्राप्त करते हैं धातु कार्बोनेट से, यही प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। तो निस्तापन की परिभाषा अब हम लोग बता देंगे इनको। धातु कार्बोनेट को वायु की सीमित मात्रा के साथ उच्च ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। अब निस्तापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब धातु सल्फाइड देखें, सल्फाइड धातु की मान लीजिए मेटल है आपका, तो सल्फाइड में यस होता है और मेटल मान लीजिए आपका यम है, तो यस कोई भी मेटल हो सकता है। ये सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, लेकिन उस सबको नहीं लेना है। लेना किसको है? जिंक को, आयरन को, लेड को और कॉपर को। इन चारों में से कोई भी मेटल हो सकते हैं। मान लीजिए जिंक सल्फाइड है तो ZnS, आयरन सल्फाइड है तो FeS, लेड सल्फाइड है तो PbS और कॉपर सल्फाइड है तो CuS। ये आपको मिल सकते हैं। ये अगर सल्फाइड है तो यहां पर देखें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्साइड आपको बनाना है तो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहां पर आप जब आप लिखेंगे ये प्रक्रिया में, तो आप लिखेंगे वायु ऑक्सीजन की उपस्थित में धातु सल्फाइड को उच्च ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त की जाती है। उच्च ताप पर जब आप गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त की जाती है, धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं आप। यह प्रक्रिया आपकी भर्जन कहलाएगी। ठीक है, तो आपको निस्तापन और भर्जन यहां से आराम से समझ में आ गया होगा। यह आपको सक्रियता श्रेणी से यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी धातु से, किस धातु अयस्क से धातु आप कैसे प्राप्त करते हैं। उच्च क्रियाशील धातुओं से आप शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं से आप शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं और न्यून क्रियाशील धातुओं से आप शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। अगर यह सीरीज और यह चीजें आपको समझ में आ गई तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम लोग निस्तापन और भर्जन की परिभाषा लिख सकते हैं। निस्तापन की परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे तो निस्तापन की परिभाषा में इनको बताएंगे, यही बात लिख देंगे जो हमने लिखा है। वायु O2 की सीमित मात्रा के साथ धातु कार्बोनेट अयस्क, यहां अयस्क जोड़ देंगे, अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि 4 धातुएं हम लेंगे। 4 धातुएं हमारी थी जिनको हमको लेना था। या तो हम जिंक ले सकते हैं, या आयरन ले सकते हैं,
या लेड ले सकते हैं या कॉपर ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने जिंक का ऑक्साइड लिया, जिंक का ऑक्साइड आपने लिया और जिंक ऑक्साइड को आपको गर्म कर देना है वायु की सीमित मात्रा के साथ। वायु नहीं लेना है इसको, तो वायु की सीमित मात्रा के साथ जब आप गर्म कर देंगे, सॉरी धातु का कार्बोनेट लेना है, धातु का कार्बोनेट लेना है। इस धातु के कार्बोनेट को वायु के साथ नहीं, वायु को कम करके एकदम न्यून करके आप इसको जैसे ही गर्म करोगे धातु का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा ZnO और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। ये धातु ऑक्साइड जो मिला, इस धातु ऑक्साइड का अपचयन हम लोग कर देंगे कार्बन की उपस्थिति में। तो इसका जब हम लोग अपचयन करते हैं, देखें तो अपचयन जब हम लोग इसका करेंगे, यहां देख लेते हैं, अगर जो आपको धातु ऑक्साइड मिला ZnO, इसका हम लोग कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगी और यह ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयुक्त हो जाएगी और इसका अपचयन हो जाएगा और आपको शुद्ध धातु मिल जाएगी। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहलाई निस्तापन। अब इसी तरह से भर्जन आप इनको बता देंगे। भर्जन में आप कहेंगे कि वायु की उपस्थिति में, क्योंकि सल्फाइड अयस्क होता है भर्जन के लिए, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए काम करता है और सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। तो भर्जन की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो आप ये बताएंगे इनको कि वायु की उपस्थिति में, वायु O2 की उपस्थिति में धातु सल्फाइड अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब किन धातुओं का भर्जन होगा ये आप जानते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातु का। इनका एग्जाम्पल आप दिखा देंगे। मध्यम क्रियाशील धातुओं में आपने देख लिया कि जिंक है आपका, आयरन है, लेड है और कॉपर है। किसी का भी आप सल्फेट ले लेंगे, मान लीजिए जिंक का सल्फेट आपने लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ आप इसको गर्म कर देंगे। जब ऑक्सीजन के साथ आप इसको गर्म कर देंगे तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर का ऑक्साइड मुक्त हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। अब ये जिंक ऑक्साइड जो आपका है, इस जिंक ऑक्साइड का आप अपचयन करा देंगे कार्बन की उपस्थिति में तो आपको शुद्ध धातु मिल जाएगी। तो ZnO जो जिंक ऑक्साइड आपका बना, इसको कॉपर के साथ अपचयित करा देंगे तो जिंक आपका अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इस चैप्टर में आगे जो आपका संक्षारण है, संक्षारण में आप देखें कि जैसे आपकी कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल से होता है आपका, उसके ऊपर हरी हरी आप देखेंगे तो काई टाइप की जम जाती है, कुछ देर आप नमी के संपर्क में रखेंगे तो संक्षारण वो कहलाता है। लोहा भूरे रंग का उस पे उसका कबर जम जाता है जिसे आप जंग कहते हैं, वो लोहे का संक्षारण हुआ। चांदी पर काले रंग का आप देखेंगे कि जम जाता है तो वो चांदी का संक्षारण हुआ। तो संक्षारण की बात हम लोग इसके पहले के चैप्टर में भी कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। वह क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन आप, हाँ, आपने तांबे के मलिन बर्तन को, क्वेश्चन इनका है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? इनका प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आपने
तांबे के बर्तन को तांबे के मलिन बर्तन को, मतलब संक्षारित हो गया, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या खट्टे पदार्थ से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। अवश्य देखा होगा। अब अगला बात जो इन्होंने इसमें कही कि ये खट्टे पदार्थ इन बर्तनों को साफ करने में कैसे सहायक होते हैं। अब इनका मूल प्रश्न ये है कि ये खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में कैसे सहायक होते हैं। ये आपका मूल प्रश्न है, इनका मूल प्रश्न है। तो हम लोग खट्टा जैसे ही देखते हैं तैसे ही जानते हैं एसिड हो गया, और कापर है तो कापर का एक चीज हम लोग देखे होंगे कि कापर अगर वायु के संपर्क में रहता है तो उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह बात भी हम जानते हैं कि कुछ मेटल है, वो मेटल अगर वायु के संपर्क में आते हैं तो उनकी सतह पर मेटल ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। और मेटल ऑक्साइड हम जानते हैं कि क्षारक होता है, और क्षारक का प्रभाव अगर कम करना हो तो उसके साथ एसिड लाइए। तो जाहिर सी बात है कि यह जो मलिन हुआ होगा बर्तन, वह बर्तन कापर का मलिन तब हुआ होगा जब कापर वायु के संपर्क में आया होगा, कापर का बर्तन, और वायु के संपर्क में आने के कारण कापर ऑक्साइड की एक परत जमी होगी। कापर ऑक्साइड की जो परत जमी होगी उसने बर्तन को मलिन कर दिया। वह कापर ऑक्साइड की परत क्षारकीय नेचर की है। अब क्षारकीय नेचर के प्रभाव को कम करने के लिए आपको अम्ल के संपर्क में उसे लाना होगा। अब खट्टे पदार्थ जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग देने क्या जा रहे हैं। हम लोग ये बताएंगे कि तांबे के बर्तन वायु के संपर्क में जब आते हैं तो उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिससे बर्तन मलिन हो जाते हैं। क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का है, अतः इसका प्रभाव कम करने अथवा बर्तन को साफ करने के लिए नींबू या खट्टे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। नींबू या खट्टे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं
क्यों कर सकते हैं, ये आपने बता दिया कि खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होंगे, इसलिए क्षारकीय प्रभाव को कम करने के लिए आप खट्टे पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस तरह से इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। और अगर आपको मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को तब भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है तो इसके वीडियोस में आप देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।